अपनी विराट सफलताओं से झंडे गाड़े हैं। हम टीयर 2 कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो हम उस लेवल के हो नहीं सकते हैं। तब इनका ऑल इंडिया रैंक 3 आया था। दिन के पहले हाफ में ये करूंगा, सेकंड हाफ में ये करूंगा, लास्ट हाफ में ये करूंगा। गुड थिंग्स एक्चुअली टेक टाइम। 10 there will be a panel of 10 to 12 scientists, senior scientists। टेस्ट मैच में भी परफॉर्म करना, ओडीआई में भी परफॉर्म करना हाँ, और टी ये ट्वेंटी आप में भी ये परफॉर्म समझ करना है। लीजिए। हेलो स्टूडेंट, दिस अनंत शेखर वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन गेट अड्डा 24/7। आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे पर्सन से जिन्होंने अपनी विराट सफलताओं से झंडे गाड़े हैं। एक तो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में विराट कोहली हैं, जिन्होंने हर जगह पर अपनी परफॉर्मेंस से झंडे गाड़े हैं, चाहे वो कहीं किसी भी तरीके का टेस्ट में हो, वनडे में हो या टी20 में हो, अपनी कप्तानी में वो इन्होंने झंडे गाड़े हैं। एक ऐसे ही पर्सन से आज यहाँ पर मैं आप लोग को मिलाने वाला हूँ। डेफिनेटली उन सब लोगों को मोटिवेट करेंगे ये पर्सन जो मिलने वाले आज हमारे गेस्ट जो हैं। जो लोग भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग भी आगे इन फ्यूचर एमटेक करने का प्लान कर रहे हैं, और जो लोग भी इसरो या इसी तरीके के बार्क डीआरडीओ जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें साइंटिस्ट बनने का प्लान करने वाले हैं। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो डिमोटिवेट होकर के रहते हैं कि यार हमने तो, हमारा जो कॉलेज है वो तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से हम बीटेक कर रहे हैं, वहां पर हमने चीजों को इतने अच्छे तरीके से पढ़ा ही नहीं है। हमारा तो हम टीयर 2 कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो हम उस लेवल के हो नहीं सकते हैं। तो उन सब को डेफिनेटली यहाँ पर मोटिवेशन मिलने वाला है। आज मैं मिलाने वाला हूँ आपको मिस्टर विराट माथुर से। तो इनका AIR 3 रहा था अभी लेटेस्ट, इससे पहले 4 साल पहले इसरो का जो वैकेंसीज आई थी, पूरे 4 साल के वेट के बाद हालांकि अब वापस से वैकेंसीज आई हैं इसरो की। तो उस टाइम पे 2019 में इसका नोटिफिकेशन निकला था इसरो का, और 2020 जनवरी में एग्जाम हुआ था। तब इनका ऑल इंडिया रैंक 3 आया था फाइनल सिलेक्शन में। रिटर्न तो क्वालिफाई किया ही, उसके बाद इंटरव्यू में इन्होंने जाकर के फोड़ा और वहां पर भी झंडे गाड़े, और भी बहुत जगह पर इन्होंने जाकर के अपने झंडे गाड़े हैं। इनसे मिलने वाले हैं, तो लेट्स वेलकम मिस्टर विराट माथुर। विराट, हाउ आर यू? आई एम गुड, नमस्ते, हाउ आर यू? तो विराट, जैसा मैं थोड़ा सा बता रहा था कि हर जगह पर जहां जहां पर भी आपको मौका मिला, आपने वहां पर अपॉर्चुनिटीज को भुनाया और हर जगह पर आपने झंडे जाकर के गाड़े। तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। विराट जो हैं बिलोंग करते हैं एक गर्म इलाके से, दैट इज राजस्थान, और राजस्थान का भी एक सबसे, जहां पर गर्मियों में भीषण गर्मी भी पड़ती है, दैट इज जोधपुर। तो जोधपुर से बिलोंग करते हैं विराट, और जोधपुर से और बेंगलोर तक का सफर उनका कैसा रहा उसके बारे में बात करेंगे। बेंगलोर में प्रेजेंटली विराट जो है वर्किंग है, और बेंगलोर की बात आती है तो बेंगलोर में ही इसरो का सेंटर भी है। तो सारी सब कुछ चीजें क्लियर होने वाली हैं यहाँ पर, विराट के साथ हम मिलने वाले हैं। तो विराट, थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ बताएंगे कि आपकी एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से और इसरो तक की जर्नी कैसी रही, और इस बीच में क्या क्या पड़ा हुआ है। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई 2014 से, जब मैंने बीटेक ज्वाइन किया था जेआईटी जोधपुर में, हम्म। थ्रू आरपीटी। हम्म। फिर थ्रू आउट मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं गेट अटेम्प्ट करूंगा या इसरो अटेम्प्ट करूंगा। आई वॉज फुल्ली फोकस्ड ऑन माई प्लेसमेंट सेशन, और वही मैं एक एंड प्रोडक्ट मान के चला था कि जब मैं निकलूंगा तो मेरे हाथ में ये होना चाहिए। हम्म। बट somehow in between things turned up। जब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुआ, जो हमारे फाइनल ईयर्स में होता है, हम्म। तो उस समय जस्ट बिफोर द प्रोसेस ये रहता है कि सबसे पहले टायर वन कंपनीज आती है। आई थिंक ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में ये होता है, जो क्रीम कंपनीज होती है वो पहले आती है, टायर वन देन टायर टू, एंड वो हम्म। प्रोसेस चलता रहता है थ्रू आउट द एंटायर ईयर। हम्म। तो जब जिस कंपनी के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, जिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस थे, जिन कंपनीज को हम लोग टारगेट कर रहे थे, ठीक उसके 2 दिन पहले आई वॉज टेस्टेड डेंगू। ओ। तो अनफॉर्चुनेटली मैं वो पूरा प्लेसमेंट सीजन, मतलब मोस्टली कंपनीज में अटेम्प्ट नहीं कर पाया। जब आया था तब तक वो प्लेसमेंट, मतलब प्लेसमेंट सीजन तो चल रहा था, लेकिन वो कंपनीज जा चुकी थी। हम्म। तो आई वॉज वेरी लेट डाउन कि यार ये क्या हो गया, जिसके लिए 3 साल वेट कर रहे थे वो पूरा एक सेकंड में जो है हम्म। वो चला गया। हम्म। बट स्टिल फिर उसके बाद थ्रू आउट और भी कंपनीज आती रही और अच्छी कंपनीज आई, तो आई गॉट प्लेस्ड इन वन ऑफ कंपनी, बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड कि हम्म। जो मेरा ड्रीम था वो तो नहीं हुआ। हम्म। So I discussed with one of the teachers who were, I owe a lot to him. हम्म। He guided me कि you should think about gate and all competition. Either you can bag a PSU। मेरा गेट देने का अटेम्प्ट एमटेक का नहीं था फर्स्ट। अगेन हम्म। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा टारगेट था कि मैं किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी को ज्वाइन करूँ। हम्म।
तो उसी के लिए टारगेट करके थ्रू आउट, जैसे ही मेरा फाइनल ईयर खत्म हुआ तो उसके बाद मैंने तुरंत जो है वो स्टार्ट कर दी गेट की प्रिपरेशन। हम्म सो इस तरह से मेरी जर्नी एक प्राइवेट कॉलेज से एक कंपटीशन एग्जाम्स की तरफ आई। हम्म एमटेक का सफर उसके काफी समय बाद शुरू हुआ। हम्म मैंने उसमें गेट की प्रिपरेशन करी थी एंड आई वाज नॉट, यू सेड कि मेरी फाउंडेशन बहुत अच्छी थी कि मैं बहुत अच्छा ग्रैब कर जाऊंगा इतना जल्दी, और वो सब नहीं हो रहा था। मुझे एक्स्ट्रा टाइम बहुत कंज्यूम करना पड़ा था, काफी कंज्यूम करना था, एंड माय स्लीपिंग हैबिट्स वर हॉरिबल। तो मुझे एकदम से ड्रास्टिक चेंज लाने की बहुत जल्दी जरूरी थी, और जितना जल्दी ला सको उतना टाइम मेरे लिए बचेगा प्रिपरेशन के लिए। हम्म तो वही चीज़ों को मैंने अपने लाइफस्टाइल बदला, सब कुछ बदला। थ्रू आउट 6 महीने आई गेस मेरा मैंने प्रिपेयर किया गेट के लिए। हम्म और फिर मैंने गेट अटेम्प्ट किया। उसके बाद मैंने एक एमटेक कॉलेज में एडमिशन, पब्लिक सेक्टर ऑफ कोर्स नहीं हो पाया मेरा उसमें, हम्म हम्म पब्लिक सेक्टर में नहीं ले पाया उसमें। और उसके बाद फिर मैंने काफ़ी आईआईटीज में इंटरव्यू भी दिए, वो गेट का उस बेसिस पे। गेट के बेसिस पे को एमटेक प्रोग्राम के लिए। तो हम्म उसके लिए मैंने इंटरव्यूज भी दिए, और वहाँ भी सिलेक्शन कुछ आईआईटीज में हुआ था और कुछ में नहीं हुआ था, बट जहाँ अगेन जहाँ जाना चाहता था वहाँ नहीं हुआ। हम्म तो फिर उसके बाद मैंने एक लास्ट एक सोचा था कि मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि जो मुझे स्ट्रीम चाहिए थी, मुझे वीएलएसआई ही चाहिए थी। हम्म और वीएलएसआई मुझे किसी टॉप टायर एनआईटी या आईआईटी में नहीं मिल रही थी। हम्म तो फाइनली मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में एक एडमिशन लिया कि बट मतलब कि मेरा एक प्रोग्राम शुरू हो जाए कि मैं एमटेक करता रहूं, और अगर कुछ और करने की मेरी इच्छा हुई जो कि मेरी थी, हम्म कंपटीशन एग्जाम, क्योंकि मैं उस 6 महीने टच में रहा था, हम्म तो मैंने वो चीज़ करी, पैरेलली उसको मेंटेन करने की कोशिश करी, बट वो नहीं हो पाया हम्म इवेंचुअली। दो चीज़ें पैरेलल नहीं हो पाई, ना एमटेक ढंग से हो रही थी, ना कंपटीशन एग्जाम पे मैं फुल्ली फोकस था। और मेरा बहुत बड़ा ब्रेक लग चुका था कंपटीशन एग्जाम की, बिकॉज कंपटीशन एग्जाम इज नॉट अबाउट लर्निंग, इट्स आल्सो अबाउट एग्जीक्यूशन, कि आप कितना फ्रीक्वेंट हो अपने कैलकुलेशन से और उससे। वो टच इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए या रिटर्न एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ज्यादा चाहिए होता है, इंटरव्यू के लिए इतना नहीं चाहिए होता। हम्म तो वो काफी जो है वो एक गैप आ चुका था जिसमें मेरा स्पीड टच एवरीथिंग वो जा चुका था। और मैं थ्रू आउट उन चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, बट वो मैनेज नहीं हो रही थी, और उस कारण मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी रहता था। हम्म तो फिर मुझे एक टफ कॉल लेना पड़ा इन बिटवीन एमटेक, की मैंने अपनी एक एमटेक उस कॉलेज से ड्रॉप आउट करी हम्म अराउंड सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर। हम्म तो एक तरह से टफ डिसीजन ये भी था कि आगे का रोड मैप भी आपको क्लियर होना चाहिए, अगर आप इतना टफ कॉल ले रहे हो तो आपको रोड मैप भी क्लियर होना चाहिए। और क्योंकि गेट और इसरो के एग्जाम्स के लिए सिर्फ हार्डली 4-5 मंथ्स बचे थे, हम्म मैं 4 भी पूरे नहीं कहूंगा, क्योंकि इसरो हम्म तो जनवरी के स्टार्टिंग में ही आ गया था। हम्म तो 4 भी मैं पूरे नहीं कहूंगा। हम्म तो 3 मंथ्स आप कंसिडर कर सकते हैं इसरो के लिए, और 4 मंथ्स आप गेट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। हम्म तो वो एक टफ चैलेंज भी था कि कैसे कोप अप होगा, बट अगर कुछ करना है तो ये टफ कॉल तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो मैंने वो हम्म टफ कॉल लिया। पूरे जो भी 7-8 महीने की प्रिपरेशन चाहिए होती थी वो मैंने 3-4 महीने में कैसे भी करके मैंने उसको कंप्लीट किया। हम्म और काफी मैंने अपना रूटीन ही इस तरह से मैंने उसको बना दिया था कि जो मैं 6 महीने में करता था उसको मैं कट शॉर्ट करूँ फटाफट, हम्म दूसरी चीजों को टाइम कम दूं, प्रायोरिटी अपने डिसाइड करूं, बेसिकली व्हाट आई मीन। तो मैंने अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करी और फिर मैंने इसरो और गेट अटेम्प्ट किया। फिर इसरो का हुआ, फिर देन पैंडेमिक हिट्स, एंड उसके बाद से एक अलग स्टोरी चालू होती है। तो हम्म इस तरह से मतलब मैं प्लेसमेंट मतलब गेट ओरिएंटेड नहीं था, किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के ओरिएंटेड नहीं था, मैं प्लेसमेंट ओरिएंटेड ही था। हम्म। उसके मतलब उससे फिर मेरा ये रास्ता निकला कि मैं थ्रू आउट अब कंपटीशन में आ गया, एंड देन वॉट एवर एमटेक एंड पीएसयू, इस तरह से मैं इसमें आया। मतलब आपने एक बार अपना फाइनल जो है टफ कॉल लेने के बाद अपने 3-4 महीने के अंदर ही भीषण जी तोड़ मेहनत करी, हाँ। और फिर उसके बाद इसरो का रिटर्न भी क्लियर किया, और गेट में फिर उसके बाद गेट भी अटेम्प्ट किया था उस। हाँ मैंने गेट भी अटेंड किया था। हाँ, मैंने तो उसमें कितना रैंक आया था गेट में? मेरा जब मैंने फर्स्ट टाइम गेट अटेम्प्ट किया था उस टाइम अराउंड मेरा 1500 समथिंग कुछ रैंक था। और हम्म सेकंड टाइम भी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्टली, उसी के अराउंड सिमिलर रेंज में ही था। हम्म तो गेट में नॉट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मुझे दिखा, लेकिन हाँ इसरो का रिटर्न मेरा क्लियर हो गया। हम्म। तो जो ये गेट का एग्जाम जो था और इसरो का एग्जाम था, इन दोनों के रिटर्न एग्जाम में कुछ सिमिलरिटीज कुछ डिफरेंसेज आपने जो फील किए दोनों को, क्योंकि आपने तो करीब करीब सेम सेम ड्यूरेशन पर उन दोनों को अटेम्प्ट किया, सेम प्रिपरेशन का लेवल भी करीब करीब बराबर सा ही होगा उस टाइम पर, बहुत ज्यादा हाँ। कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस भी नहीं आ पाए होंगे। तो डिफरेंसेस कुछ जो आपको लगे, या फिर सिमिलरिटी जो आपको लगे, जो यहाँ पर और भी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको आप बताना चाहोगे?
सिमिलैरिटीज मैं कहूंगा है, नो डाउट, क्योंकि गेट के लिए भी आपको जो सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, इसरो में भी मोर और लेस आपको सिमिलर ही करने पड़ते हैं, बस फ्यू एड ऑन्स उसमें रहते हैं। हम्म सैटेलाइट कम्युनिकेशन रहता है, माइक्रोवेव रहता है, वो उस चीज में एड ऑन हो जाती है, बट मोर और लेस प्रिपरेशन मेरी दोनों सेम ही थी, हम्म गेट और इसरो की। हम्म बट हाँ, एज फार एज जब रिटर्न टेस्ट का जब मैं दिया, तो मुझे, क्योंकि मैं पहले एक बार गेट दे चुका था, हम्म मुझे कंपैरिजन उसी टाइम समझ में आ गया था। और प्रीवियस ईयर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तब मुझे आइडिया हो गया था कि डिफरेंस नो डाउट है। हम्म इसरो का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, गेट का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, तो उसी हिसाब से आपको अप्रोच भी अलग रखनी पड़ती है। हम्म तो वही अप्रोच भी मैंने अलग रखी। और डिफरेंसेस ये मैं कहूंगा, मेजर डिफरेंस ये कहूंगा कि गेट में आपको 65 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 180 मिनट्स में, इसरो हम्म में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 90 मिनट्स में। हम्म तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल भी डिफरेंस होगा और उसकी स्ट्रैटेजी भी अलग होगी सॉल्व करने की। हम्म। तो मतलब आपने 2020 के स्टार्टिंग में जो इसरो का एग्जाम दिया, फिर उसके बाद पेंडेमिक हो गया था, और फिर जो इंटरव्यूज थे वो भी डिले होते चले गए इसरो के इस वजह से, पेंडेमिक की वजह से। तो इस बीच में जैसा मैं जानता हूँ, फिर आपने वापस से एमटेक की तरफ रुख अपनाया। थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, कहाँ से एमटेक फिर आपने की अपनी स्टार्ट और कौन से स्ट्रीम में की? सो जब 2020 जैन में मैंने एग्जाम दिया था, तो हम्म मार्च में लॉकडाउन लग गया, हम्म पैंडेमिक हिट्स अस वेरी हार्ड। हम्म सो उसके बाद ये हुआ कि नोबडी वाज प्रिडिक्टिंग, कि कोई अश्योरेंस नहीं थी कि इसरो का रिजल्ट कब आएगा, कब रिटर्न आएगा, रिजल्ट आएगा। उस समय रिजल्ट का, रिटर्न का भी नहीं आया था जब तक पैंडेमिक आया था। हम्म तो रिजल्ट्स के भी उस वक्त ड्यू ही थे, रिटर्न के भी। हम्म इंटरव्यू तो बहुत आगे की बात हो गई। हम्म और उस समय ये हुआ कि जब पैंडेमिक आया, तो इन बिटवीन, आई गेस अराउंड मई और अप्रैल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम एबल टू रिकॉल इट करेक्टली और नॉट, बट उसमें रिटर्न के रिजल्ट्स अनाउंस हो गए थे। हम्म इंटरव्यू का नहीं आया था, इंटरव्यू तो बहुत बाद की बात है, बट रिटर्न के रिजल्ट्स वो लोग अनाउंस कर चुके थे। हम्म तो रिटर्न में हो गया था, तो उस समय जस्ट काउंसलिंग जो है वो शुरू ही हुई थी एमटेक की, हम्म क्योंकि अप्रैल मई में ही नॉर्मली सबकी काउंसलिंग सेशन शुरू हुए थे। और पैंडेमिक की वजह से वो सब ऑनलाइन ही था। हम्म तो ऑनलाइन मैंने साइमल्टेनियसली अटेम्प्ट, काउंसलिंग में भी मैंने किया, मैंने कि एक बैकअप ऑप्शन रहना चाहिए। हम्म। और इसरो के लिए तो खैर प्रिपरेशन चालू ही थी, तो वो इस तरह से पैरेलली चल रहा था। इंटरव्यू का तो कॉल ही अगले साल आया, तो हाँ, पूरा एक साल पूरा एक मुझे, साल ही रुका पूरा रहा एक था। साल मेरे को रुकना पड़ा। तो हम्म थ्रू आउट मुझे एमटेक, मैंने दोबारा जो चीज़ पहले छोड़ दी थी, अब हम्म किसी और तरीके से मैंने उसको शुरू करी, बट हाँ, एट अ वेरी गुड कॉलेज, नो डाउट। हम्म। तो एमटेक कहाँ से फिर आपने स्टार्ट किया फिर नेक्स्ट? मैंने 2020 में स्टार्ट किया था एमटेक, MNNIT इलाहाबाद, हम्म प्रयागराज से। हम्म। तो अब आपके सामने मुझे लगता है कि दो रास्ते खुल गए होंगे। एक तो कि एमटेक में जो बीटेक 4 साल तक आप इंतजार में थे, और उस डेंगू के मच्छर ने काट के आपको जो है वो सारा, जो सारा किया धरा था उसको खत्म कर दिया। तो एक बार वापस से चांस मिले होंगे कि वापस से प्लेसमेंट्स की तरफ करेक्ट। रुख किया जाए। और इसरो का रिटर्न का रिजल्ट आ चुका है, इंटरव्यू होने वाला होगा, कभी पता नहीं कब होगा। फिर इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद उसके रिजल्ट का भी वेट करना होगा। तो इस बीच में थोड़ी पशोपेश रही होगी डेफिनेटली, राइट। कि कहाँ कहाँ पहुंच पहुंच जाया जाए। तो फिर उसके बाद इस बीच में, क्योंकि एक साल के बाद इसरो का जो इंटरव्यू था उसका भी कॉल आया, तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंसेस आपके कैसे रहे फिर वहां पर? इंटरव्यू से पहले एक और चीज हो चुकी थी, जब मैंने एमटेक का फाइनल किया कि हाँ मैं एनआईटी में, अब एमटेक में शुरू कर दूंगा तो मैंने शुरू ही एमटेक अपने कोविड टाइम में किया था। आई वाज टेस्टेड पॉजिटिव, आइसोलेशन में ही था मैं उस वक्त, जब मैंने अच्छा। अपने एमटेक की शुरुआत करी थी तो मैं हम्म आइसोलेशन में ही था। हम्म तो अच्छा हुआ कि कहीं रिपोर्टिंग वगैरह कुछ नहीं करनी पड़ी थी, आइसोलेशन में सब कुछ ऑनलाइन ही हुआ था प्रोसेस, तो वो एक हम्म एडवांटेज था। हम्म इसरो का रिजल्ट एमटेक का, उसके पहले जब लिस्ट का, जब इंटरव्यू का अनाउंस हुआ कि इस डेट्स को इंटरव्यूज शुरू होने वाले हैं, हम्म। उस समय ऑलरेडी अराउंड मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका था एमटेक का। हाँ, करेक्ट। हाँ, तो उसके बाद, उसके भी एक दो महीने बाद जो है, जाके जब मेरा अराउंड काफी हद तक कोर्स करिकुलम मेरा आगे बढ़ चुका था, फिर उसके बाद इंटरव्यू की डेट आ गई थी। आई स्टिल रिमेम्बर कि 10th ऑफ अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था, 10th ऑफ हम्म अप्रैल को। हम्म और वो जोधपुर में ही था, जोधपुर के हम्म ही इसरो के सेंटर, बिकॉज वी वर चूजन कि आपको चूज करने का मौका मिलेगा कि आप हम्म नियरेस्ट सेंटर पे जाके आप इंटरव्यू दे सकते हो, क्योंकि वहां पे जाके भी आपको फिजिकली इंटरव्यू नहीं देना, वहां पे भी ऑनलाइन इंटरव्यू ही था। हम्म। तो इसरो तो आपका, जब जोधपुर के आप नेटिव हो, तो इसरो तो आपका एक ड्रीम भी रहा होगा कि अगर यहीं की यहीं होता है तो हाँ। बचपन से ही कि अगर मैं कर रहा हूँ और इसरो में मुझे चांस मिलता है तो दैट विल बी ए ड्रीम कम ट्रू, है ना? हाँ, एक तो बकेट फिर लिस्ट और इसरो में एक। फिर ज्वाइन किया फिर आपने?
नहीं, इसरो मैंने ज्वाइन नहीं किया। ये ये तो एक मिस्ट्री से आ जाती है कि इसरो क्यों नहीं ज्वाइन किया। चलो इस बारे में भी बात करेंगे आगे, इसरो क्यों नहीं ज्वाइन किया। तो फिर अभी तो आप बेंगलोर में हो, है ना? राइट। मुझे लगा इसरो बेंगलोर में, मतलब मुझे तो खैर पता ही है, बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको बिल्कुल ये लग रहा होगा कि इसरो बेंगलोर में आप बैठे होंगे। अच्छा, बेंगलोर के पास हसन में है इसरो का, है ना? हाँ राइट। हेडक्वार्टर है। तो फिर इसरो काहे ज्वाइन नहीं किया? क्योंकि जब इसरो का, मैं वही बता रहा था आपको कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब मेरा एमटेक का भी साथ में चल रहा था, क्योंकि उसी समय प्लेसमेंट सीजन भी था। हम्म। उसी वक्त हमारे एंड सेमेस्टर एग्जाम्स भी थे, और उसी हम्म। समय इसरो के इंटरव्यूज भी थे। हम्म। और एंड सेमेस्टर की तैयारी करना, प्लेसमेंट की तैयारी करना और इसरो की तैयारी करना, ये हाँ। थ्री एक अलग चीजें हैं बिल्कुल। हम्म। तीनों यूं डाइवर्सिफाई हुई ये थी। तो वो चीज हो गई, टेस्ट मैच में भी परफॉर्म करना, ओडीआई में भी परफॉर्म हाँ, करना, टी ये ट्वेंटी आप में भी परफॉर्म करना। ये समझ हाँ। लीजिए कि तीनों में परफॉर्म करना होगा आपको, तो हम्म। वही मैंने फिर अपना दिन उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया था कि मैं दिन के पहले हाफ में ये करूंगा, सेकंड हाफ में ये करूंगा, लास्ट हाफ में ये करूंगा। हम्म। इस तरह से मैंने फिर अपना डिसाइड किया। हम्म। तो जब कमिंग टू योर पॉइंट कि जब इसरो का रिजल्ट आया, तब हम्म। उस समय ऑलरेडी मेरे पास ऑफर थे दो हम्म। हम्म। बड़ी कंपनीज के, वीएलएसआई की। हम्म। तो मैं एक में ऑलरेडी मैं आई वाज वर्किंग विद देम थ्रू हम्म। विद माय सेकंड ईयर ऑफ एमटेक स्टिल गोइंग ऑन। हम्म। एक का ऑफर मैं एक्सेप्ट कर चुका था उस वक्त। हम्म। एंड थर्ड इसरो आया था अराउंड, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस नवंबर दिसंबर में ही मेरा इसरो के रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अक्टूबर समथिंग। हम्म। तो मेरे पास चॉइस एक्चुअली देखा जाए तो थी, लेकिन नहीं भी थी। हम्म। हम्म। अगर आप प्रैक्टिकली देखा जाए तो मेरे पास नहीं भी थी। एंड मैं उस चीज से थोड़ा अलग हो चुका था, क्योंकि मैं एमटेक में पढ़ चुका था, मुझे इस इंडस्ट्री में काम अच्छा लगने लगा था, मैं अच्छा कर भी रहा था। हम्म। तो इस तरह से मेरी जर्नी जो है वो थोड़ी सी अपने उस तरफ चली गई, तो इसरो एक तरफ रह गया। बट नो डाउट कि एक इंसान की एक बकेट लिस्ट होती है कि सोचता है कि मुझे ये करना है, ये बनना है, ये करना है। हम्म। तो गॉड वॉज वेरी काइंड, माई पेरेंट्स ब्लेसिंग वॉज विद मी, तो इवेंचुअली वो चीज हो गई, इसरो इंटरव्यू हो गया क्लियर। तो इसरो में भी इंटरव्यू में भी ऐसा नहीं कि क्लियर हुआ, आपका टॉपर्स में AR3 रहा, मतलब काफी अच्छा वहां पर आपने किया। और मुझे लगता है कि जब एक बार अपन अपना लेवल बना लेते हैं, जैसा कि आपने बोला कि शुरुआत में टेक्निकली आप साउंड नहीं थे और सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करने का सोचा हो कभी। लेकिन जब एक बार आप उस लेवल पर पहुंच जाते हो, पढ़ लेते हो, तो फिर वो चीजें सारी फिर वो इक्वलेंट हो जाती हैं, फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर एक तरीके से लाइन लगा के चीजें क्लियर होने लगती हैं, एक एक राइट करके राइट। क्लियर होने लगती हैं। तो गुड अब यहाँ गुड थिंग्स एक्चुअली टेक टाइम। सो विराट, जब आपने इंटरव्यू अटेम्प्ट किया तो उस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या रहा? क्योंकि रिटर्न इस बार तो एग्जाम में ऐसा है कि 50% रिटर्न का होगा और 50% इंटरव्यू का। आपके टाइम तो खैर केवल जो रिटर्न था वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था। तो इंटरव्यू का इंपॉर्टेंस उस टाइम तो काफी ज्यादा रहा होगा, लेकिन इंटरव्यू का इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं होता है। रिटर्न के साथ साथ इंटरव्यू का अभी भी 50% वेटेज है। तो जो लोग रिटर्न क्वालिफाई कर भी लेंगे तो वो इंटरव्यू से ना डरें। इंटरव्यू कैसा हुआ था, क्या एक्सपीरियंस आपके वहां पर थे, एक बार शेयर करेंगे? कितनी ड्यूरेशन तक चला, कैसी कैसी चीजें उन्होंने पूछी, कितने लोग थे, ये सब कुछ चीजें थोड़ा सा। हाँ, इंटरव्यू से पहले मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा सर, कि जब आपका रिटर्न की जो स्ट्रैटेजी रहती है ना, हम्म। आप टाइम अगर डिवाइड करो 80 क्वेश्चन 90 मिनट, आई होप कि इस टाइम भी सिमिलर ही पैटर्न रहने वाला है। हाँ, इस मेरी बार थोड़ा सा चेंज हुआ है। 80 क्वेश्चंस टेक्निकल तो रहने वाले हैं, कुछ नॉन टेक्निकल भी 15 क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। ओके बट ओके। जो ड्यूरेशन है वो भी अब 120 मिनट हो गया है। हाँ, तो क्वेश्चंस भी इंक्रीज हुए हैं, दैट मीन्स हम्म। ना, तो मोर और लेस सेम ही है। तो स्ट्रैटेजी ब्रिटेन की मेरी तो ये थी कि आई मतलब मैं एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर गो थ्रू होना चाहता हूँ। हम्म। मैं पहले सबसे पहले वो क्वेश्चंस करूंगा कि जो वन शॉट में हो रहे हैं, विदाउट हम्म। एनी कैलकुलेशन समथिंग, कि मैं एक हम्म। बार एंड तक पहुंचना चाहता हूँ। हम्म। और एक चीज होती है कि मेरे को जैसे, लेट्स से एग्जांपल मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में वीक हूँ, तो मैं उस क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा। हम्म। राइट। और जो दूसरे हैं जिसमें मेरा अच्छा कमांड है, और लेकिन वो टाइम ले रहे हैं कैलकुलेशन में, तो मैं हम्म। उनको मार्क करके आगे चलता रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। हम्म। मैं क्वेश्चंस पहले गो थ्रूंगा कि, और पैरेलली मैं ये भी देखूंगा कि ओएमआर में, इसमें ओएमआर सिस्टम था हमारे टाइम हाँ। हम्म। तो ओएमआर भी मुझे पैरेलली ही फिल करनी है। डोंट वेट फॉर द एंड मोमेंट, आई शुड हम्म। सजेस्ट एवरीबॉडी कि डोंट वेट फॉर एंड मोमेंट, ये लास्ट में भर लेंगे, ऐसा बहुत मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। हम्म। तो मैंने बस यही स्ट्रेटेजी रखी थी कि एक शॉट में मैं पूरा, है ना, क्वेश्चन पेपर जरूर मैं देख लूं, कि कई चीज में फिर बाद में ये रिग्रेट ना हो कि अरे यार ये तो एक बार में हो जाता, मैंने पहले हम्म। टाइम लगा दिया उसमें।
ये हम्म नहीं होना चाहिए। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बस अब तो होने ही वाला है, 1.5 2 मिनट आप लगा चुके हो, अरे बस अब तो कैलकुलेशन हो गई, अब तो हो ही गया, इट्स डन, यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। हम्म सिंपल सी इक्वेशन है वहां पे। हम्म क्योंकि टाइम कम, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, और कुछ क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं कि आपका टाइम वहां पे कंज्यूम करवाएंगे वो। हम्म बेटर टू अब अवॉइड इट एंड गो फॉरवर्ड। हम्म हम्म और इंटरव्यू का ये था कि हमारा मेरा जो स्लॉट था वो आफ्टरनून का स्लॉट था। हम्म मुझे काफी वेट भी करना पड़ा, क्योंकि मेरा इंटरव्यू जो आया था, आई वॉज द सेकेंड लास्ट थ्रू आउट द हम्म डे, कि जो मेरा इंटरव्यू आया था, तो मुझे 4 5 घंटे अच्छा खासा मुझे वेट करना भी पड़ा था। हम्म तो सो अगेन माय इंटरव्यू वाज ऑनलाइन थ्रो इट, दो इट वाज एट सेंटर, हम्म बट इट वाज ऑनलाइन। सो एक 10 देयर विल बी अ पैनल ऑफ 10 to 12 साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट. हम्म They will be sitting like viewing. There was a big L screen in front of me, a हम्म microphone and a whiteboard. ओके नॉर्मली इंटरव्यू में ये होता है कि आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आपने आंसर किया, नेक्स्ट। हम्म इसरो का इंटरव्यू इसलिए उस चीज की स्पेशलिटी ये कहूंगा मैं कि वो डिफरेंट इसलिए बनाता है कि एवरीथिंग इज यू हैव टू डू ऑन द व्हाइट बोर्ड, ओके हम्म whether it's a design problem or something. It's a like a, whether it's a design problem or a non design problem, it's a हम्म case, it can be a case study problem also, anything. हम्म वो आपको बोर्ड पे समझाना पड़ेगा। और सबसे हम्म पहले आप, नॉर्मली लोग पैनिक कर जाते हैं कि यार इसरो का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्या होगा। साइंटिस्ट मेक्स यू वेरी कंफर्टेबल। और हम्म क्योंकि मैं जोधपुर में था और मेरा सेंटर भी जोधपुर से ही मतलब आया, और मैं जोधपुर से ही हूँ, हम्म सो दे वाज ये लाइक कि अच्छा आप जोधपुर से ही हो, आपका तो बढ़िया है, कोविड के टाइम में ट्रेवल नहीं करना पड़ा, आपको यही मिल गया। और मैंने हम्म कहा हाँ, तो दे विल मेक यू कंफर्टेबल, हम्म एंड देन दे विल आस्क यू फॉर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। हम्म जनरली स्टूडेंट 3 बोलते हैं, मैंने भी 3 बोले थे, हम्म बट 3 to 4 आपको उसमें फेवरेट सब्जेक्ट बताने पड़ते हैं, वो हम्म पूछते हैं, और उसी में से आपका मोस्टली इंटरव्यू निकलता है। हम्म इट्स अप टू देम कि अगर वो उनकी एक्सपर्टीज नहीं हुई, वो किसी और सब्जेक्ट से भी पूछ सकते हैं, हम्म बट चांसेस ये रहते हैं कि वो आपके फेवरेट सब्जेक्ट में से पूछे, और दे विल बी डिजाइन प्रॉब्लम्स एंड ऑल, और यू हैव टू डू इट ऑन अ व्हाइट बोर्ड एंड टू एक्सप्लेन कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा और इससे क्या होगा। और हम्म उसमें वो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पुटअप भी करते जाएंगे कि अच्छा मैं इसमें ये कर दूं तो क्या होगा, इस पर ये कर दूं तो मैं क्या हो जाएगा। हम्म तो इस चीज से, और अगर आप कहीं पे जाके अटक गए, आपको हम्म नहीं आ रहा, तो दे, अगर इफ यू आर इन द राइट डायरेक्शन, दे विल श्योरली हेल्प यू कि हम्म यू गेट अ क्लिक कि आप उससे कंप्लीट कर पाए। हम्म कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल्स है, कुछ भी हो, आंसर मैटर नहीं करता, अप्रोच मैटर करती है। हम्म और प्लस ये चीज भी है कि जैसे ही वो हेल्प करेंगे, अगर आपको मान लो कि कोई टर्मिनोलॉजी ही नहीं पता, आपने पहली बार सुनी, हम्म नेवर ट्राई टू ब्लफ, दे आर स्मार्टर देन यू। हम्म गेस वर्क वहां नहीं चलता, ब्लफ नहीं करना, सीधा बोलना है कि सर आई डोंट नो, आई विल नॉट, या आई विल नॉट एबल टू रिकॉल इट। हम्म बी ए वेरी ऑनेस्ट, और सब कुछ सही होगा उसमें। हम्म इफ यू ट्राई टू ब्लफ देन यू विल बी इन ट्रबल, दैट्स फॉर श्योर। हम्म। अच्छा, एक क्वेरी और रहती है यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कि जनरली जो नॉर्थ इंडियन बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लेकिन आई एम नॉट कंफर्टेबल टू टेल इन इंग्लिश, तो मुझे हिंदी में रिप्लाई करना चाहिए या फिर कैसा रहता है, मतलब लैंग्वेज की प्रॉब्लम रहती है इंटरव्यू में या फिर नहीं, ऐसा कुछ एज नहीं? सच नहीं रहती। There's अगर आप बताओगे कि आई एम नॉट दैट मच कमांडेबल ऑन इंग्लिश और वेदर हिंदी, यू हम्म कैन यूज मिक्स, देयर इज हम्म नो प्रॉब्लम, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट लाइक कि सबको इंग्लिश ही आ रही है उस पैनल में। देयर हम्म विल बी सम साइंटिस्ट की जो उस चीज को समझ सकते हैं। हम्म नॉलेज मैटर करती है, आई डोंट थिंक कम्युनिकेशन मैटर करता है उस चीज में। इसरो का पर्सपेक्टिव मेरे को तो लगता है यही था, हम्म तो इट्स ओके फॉर देम। और कितना ड्यूरेशन का रहा था इंटरव्यू? मेरा अराउंड 25 मिनट्स रहा था। हम्म सभी जितने भी मैंने सब्जेक्ट्स बताए थे, फेवरेट या नॉन फेवरेट, सबसे ही पूछा गया था एटलीस्ट, तो सब में 5 5 7 7 मिनट्स कर हम्म करके वो टोटल 25 to 30 मिनट सब चला था मेरा इंटरव्यू। और एज ए इसरो टॉपर आपकी तरफ से कुछ सजेशन कि ये सब्जेक्ट्स रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इंटरव्यू के लिए बताने के लिए? एज फार एज मैं नो कि कम्युनिकेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करता है उसमें। सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गेट के सिलेबस में नहीं था हमारे समय। हम्म इसरो में हाँ वो नहीं चीज अभी भी। अभी नहीं है, और इसरो में वो चीज काउंट होती है, उसके रिटर्न में भी क्वेश्चन आते हैं और इंटरव्यू में भी, क्योंकि उनका काम ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन का हम्म मोस्टली फोकस रहता है ना। करेक्ट। तो वो एक आपको एक एज दे सकता है। और हम्म कम्युनिकेशन, मैं बेसिकली डिजिटल कम्युनिकेशन की भी बात कर रहा हूँ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, डिजिटल कम्युनिकेशन, हम्म कंट्रोल सिस्टम ऑफ कोर्स, वो हम्म भी। मैंने तो ये बताए थे, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल कम्युनिकेशन बताया था, हम्म डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बताया था। हम्म तो ये सब्जेक्ट्स जो है वो ज्यादा नॉर्मली लोगों के फेवरेट भी यही होते हैं, डिजिटल ऑलमोस्ट सबका फेवरेट होता है, तो हम्म। सब लोग यही ज्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ हाँ ये बिल्कुल है।
और डेंगू के उस मच्छर को धन्यवाद देना चाहिए कि जिसने काटा। हाँ। और अच्छा, तो अब एक ये और होगा कि वहां उस टाइम पर वो अपॉर्चुनिटी उस डेंगू की वजह से मिस हुई, तो आपको फिर एमटेक में जाकर के अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगता है कि एमटेक अगर आप आईआईटी से करते हो तो ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो बात करते हैं कि आप जब एनआईटी प्रयागराज से अपना एमटेक कर रहे थे, तो कौन सी कंपनी में आपको जॉब जो है, ऑप्शंस जो है आपको मिले? हाँ, प्लेसमेंट सीजन का भी वही सीन था। उस समय हम्म कोविड चल रहा था, एज वी ऑल नो अगेन, तो वो हम्म भी डिले हुआ। इस हम्म तो तीनों चीजें साथ में डिले हुई, एंड सेमेस्टर भी डिले हुआ, हम्म मतलब इंटर्नशिप्स भी डिले हुई, और इसरो के इंटरव्यूज भी डिले हुए। हम्म बट चल तीनों पैरेलल ही रही थी अगेन। हम्म तो फर्स्ट कंपनी आई थी क्वालकॉम हमारे कैंपस में, हम्म अराउंड जुलाई आई थी वो। और हम लोगों ने फिर उसका जून, सॉरी जून में आई हम्म थी। हम्म फिर उसके बाद उसका प्रोसेस रहता है, रिटर्न एंड देन इंटरव्यूज, कपल ऑफ इंटरव्यूज, एंड देन फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद अभी जिस कंपनी में मैं करंटली वर्क कर रहा हूँ, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, हम्म उसका आया। फिर उसमें हम्म भी क्लियर हो गया। फिर देन मेरा तो प्लेसमेंट सीजन खत्म हो गया, बिकॉज वंस यू आर प्लेस यू आर नॉट एबल टू अलाउड इन एनी फर्दर कंपनी, सो हम्म वहीं पे मैं तो हो गया, डॉट लग गया। देन हम्म आई वर्क, फिर मैं अपना जो पेंडिंग वर्क था, जो मेरा प्रोजेक्ट वर्क चल रहा था क्लास में, और या जो मेरे कंपनी का वर्क चल रहा था, मैं उस पर ज्यादा फोकस हो गया। बट हम्म पैरेलली इसरो चल रहा, मतलब दिमाग में चल रहा था कि इसका रिजल्ट बाकी है, इसका रिजल्ट हम्म बाकी है, अभी आना बाकी है, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। हम्म तो इसरो के लिए भी मैंने दो, एक्चुअली जब हमारा रिक्रूटमेंट हुआ था तब दो पोस्ट थी इलेक्ट्रॉनिक, फर्स्ट स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, BE 001 एंड BE 008 आई गेस, वन फॉर, वन वाज अ नॉन गेस्टेड एंड वन वाज अ गेस्टेड। तो बट कॉमन एग्जाम, कॉमन इंटरव्यू फॉर बोथ। एक जो BE 001 थी उसमें 131 वैकेंसी थी, एंड आई वाज ऑल इंडिया 16 एंड इन दैट लिस्ट। whereas फॉर BE 008 उसमें वैकेंसी भी थ्री थी, और मेरी भी AIR थी उसमें। अच्छा, तो अभी फिर देखो, यहाँ पर कई कई इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने तो एक क्वालकॉम और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जैसी कंपनीज के नाम भी नहीं सुने होते हैं। ऐसा होता है। Right. तो जिन लोगों को भी एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक्स कोर में जाना होता है और VLSI इंडस्ट्री में जाना होता है, तो ये आप ये मान के चलिए कि बहुत ही जाइंट कंपनीज है। मतलब Right. यू कैन से कि ये ही ट्रू ड्रीम होना चाहिए हर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स का, कि इन कंपनी में जाकर के प्लेस हुआ जाए। तो आपने उन जगह पर जाकर के अपने जो है ड्रीम्स को एक अपर लेवल तक जाकर के कंप्लीट किया। तो इसीलिए यहाँ पर आज के सेशन के लिए मैंने यही सोचा कि हाउ आई मेड माई ड्रीम्स कम ट्रू। मतलब जो एक नॉर्मल पर्सन है, जो एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ रहा है, वो ऐसे बड़े बड़े ड्रीम्स को ट्रू कैसे बना सकता है। और वो भी जब ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियां आई, पेंडेमिक भी आ गया, और उस टाइम पर अपने एमटेक भी चल रहा है, एमटेक के साथ में अपना इसरो का एग्जामिनेशन का भी इंटरव्यू भी अटेम्प्ट करना है, उसके अलावा अपने प्लेसमेंट्स भी करना है, थीसिस भी अपना कंप्लीट करना है। तो वो सारी सब कुछ चीजें जो की, तो आप सब लोग भी जो व्यूअर्स हैं उन लोग को सीखने के लिए काफी कुछ यहाँ पर विराट जो है इनसे मिला होगा। और आगे भी हम इनसे पूछते रहेंगे इनकी आगे की जर्नी कैसे रही। और स्पेशली आज का सेशन तो खैर इसरो के लिए रिगार्डिंग था, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी जो है वो कैसे मिलती हैं एमटेक करते टाइम पर, वो भी जानना बहुत जरूरी होगा। तो आगे कभी प्लान करेंगे इस बारे में। तो उसके लिए थोड़ा सा आज मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका अभी करंट में जो जॉब चल रहा है उसका कुछ एक्सपीरियंस है, शेयर करेंगे कि कैसा रहता है, कैसा माहौल होता है वहाँ पे, क्या वर्किंग रहती है, किस तरह का रहता है? यू गेट अ लॉट ऑफ लर्निंग, हैप्पी लर्निंग आई वुड से, कि आपका एक जरूरी नहीं है कि आप काम कर रहे हो तो आप सिर्फ काम ही कर रहे हो, एक्स्ट्रा चीजें भी आपको, जो आपकी सराउंडिंग्स होती है, वो काफी चीज डेवलप करती है, जो मैंने यहाँ आके सीखी है। हम्म जो वर्क फ्रॉम होम के टाइम मैं काफी चीजें मिस कर गया था, बट यहाँ जब भी ऑन साइट वापस रिटर्न हुआ तो उसके बाद काफी चीजें सीखने पड़ी। आई एम करेंटली वर्किंग एज अ डिजिटल डिजाइन इंजीनियर इन टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। हम्म तो मेरा मोस्टली काम अभी एज ऑफ नाउ, बिकॉज आई एम स्टिल एट द स्टार्टिंग फेज, बिकॉज मुझे अभी 1 ईयर भी नहीं हुआ है कंपनी ज्वाइन करे हुए, तो आई एम स्टिल इन अ डिजाइन फेज, एंड हम्म। लेट्स सी हाउ इट गो ऑन। और ये जो आपने ज्वाइन किया है, मतलब टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, इससे पहले क्वालकॉम में केवल इंटर्नशिप की थी या फिर उसके बाद भी कुछ ड्यूरेशन हाँ, कंटिन्यू उसके किया? बाद मेरी 11 मंथ इंटर्नशिप बोलते हैं उसको, बट हम्म मैंने जब इंटर्नशिप खत्म करी थी उसके पहले ही हम लोगों को ऑफर मिल गया था क्वालकॉम से भी, एज अ फुल हम्म टाइम एम्प्लॉय। हम्म बट आई वॉज एंगेज विद समथिंग, सो आई हैव हम्म टू लीव दैट सेकेंड, हम्म। सेम तो सिटी। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो ऑल अबाउट यू। बाकी जो व्यूअर्स हैं वो भी डेफिनेटली इंस्पायर हो रहे होंगे, मोटिवेशन उनको मिल रहा होगा।
इसरो के बारे में तो हालांकि सब लोग जानते ही हैं, बट हाँ, ये कोर कंपनीज जो है क्वालकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, इनके बारे में स्पेशल अलग आपके साथ कभी मौका मिला तो एक सेशन प्लान करेंगे कि गेट के Sure, sure. बाद अगर आप एमटेक कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स को। वीएलएसआई में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही ज्यादातर जाते हैं, हालांकि कुछ सीएससी और इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर खुली रहती है। तो आगे सेशन को एंड करें, आगे कभी हम सेशन में आए उससे पहले छोटा सा, हालांकि ये चीज पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन एक मनी मोटिवेशन जो है स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है हमेशा। तो अगर कोई स्टूडेंट एमटेक कर रहा है और ऐसी कंपनीज में प्लेसमेंट्स को वो टारगेट करके चल रहा है, तो रफ एंड एग्रीगेट मतलब कितना प्लेसमेंट्स का एवरेज जो है वो मिल जाता है स्टूडेंट्स को, अगर इस तरह See, की कोर कंपनीज के लिए प्लान आउट करे अगर कोई। हाँ सी, मनी एक फैक्टर रहता है, नो डाउट। कई लोग कहते भी हैं कि मनी डजेंट मैटर, लर्निंग मैटर, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। जॉब सेटिस्फेक्शन नो डाउट फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, हम्म। देन सेकंड मनी। हम्म। हाँ, तो ऑन एन एवरेज आई वुड से कि जो कोर कंपनीज होती है, स्पेशली वीएलएसआई का ही मैं बता पाऊंगा कि दे गिव यू अ डिसेंट सीटीसी अराउंड मोस्टली। मतलब जो टायर वन कंपनी होती है, इसमें भी काफी बाइफरकेशंस होते हैं, कुछ हम्म। कंपनी कम देती है, कुछ ज्यादा होता है। हम्म। तो सीटी से ऑन एन एवरेज माना जाए तो इन बिटवीन अराउंड 25 आई वुड से, सीटी से हम्म। इज अराउंड 25 ऑन हम्म। एन एवरेज अकाउंट ऑफ ऑल। किसी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। हम्म। बट हाँ, एक पहली प्रोफाइल मेरे लिए तो हमेशा मैंडेटरी रही है, स्ट्रीम जॉब सेटिस्फेक्शन। जो जो काम मुझे करना है, भले ही पैसा अगर कम भी मिल रहा है तो आई डू हम्म। इट, हम्म। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो ये जो मोटिवेशन है डेफिनेटली मोटिवेट करेगा स्टूडेंट्स को, जो लोग भी अभी एमटेक का भी प्लान कर रहे होंगे, क्योंकि एमटेक के बाद भी अपॉर्चुनिटीज ऐसे काफी सारी खुल करके आती हैं। और ये आप कह सकते हो कि एक डिसेंट और बहुत अच्छी पैकेज है कि अगर इतना मिल रहा है तो दैट इज वेरी मच गुड। तो इसरो के लिए जो लोग भी स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, आई होप आप लोग को काफी इंफॉर्मेशन मिली होंगी, है ना। तो अगर उससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स लोग के साथ सेशन को शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा। और अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली विराट से भी पूछना चाहते हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि जैसे भी इनको टाइम मिले तो उससे रिलेटेड जो भी कोई क्वेरी हो तो मैं पूछ करके आपको रिप्लाई कर सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच विराट टू कनेक्ट विद अस। थैंक्स, थैंक यू। थैंक यू।